Hello and Namaskar. I am Prabhu Chawla. Today we have e-expression session with Dr. Nishank, the Education Minister of India. He is speaking to us after the new education policy has been placed in public domain and implemented. What's the implication? How it will help to make into new India and an Atmanirbhar India? मंत्री जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि इसको 34 साल बनाने में क्यों लगे? आपने सबसे डिस्कस किया होगा, इसमें सबसे अहम बातें स्कूल एजुकेशन के लिए क्या है, मिडिल एजुकेशन के लिए क्या है और हायर एजुकेशन के लिए क्या है? प्रभु जी, आपने सबसे पहले तो सवाल यही किया कि 34 साल क्यों लग गए इस शिक्षा नीति को आने में। सच तो ये है कि इसको 34 साल ने, ये देश की आज़ादी के बाद पहली भारतीय शिक्षा नीति है जो भारत केंद्रित है और जो अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी की बात करके विश्व की प्रतिस्पर्धा पर जाती है। वो पहले भारत की ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व और उनके लगातार मिले मार्गदर्शन के बाद आई ये शिक्षा नीति है। आपने कहा कि क्या इस पे परामर्श हुआ है? व्यापक परामर्श, शायद दुनिया की ये पहली नीति होगी जिस पे इतना व्यापक परामर्श हुआ। कोई सोच सकता है कि 2.5 लाख ग्राम समितियों तक हम लोग गए होंगे परामर्श के लिए? कोई सोच सकता है कि 33 करोड़ छात्र छात्र हैं इस देश में? इस देश में आप देखेंगे तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं, 15 लाख से अधिक स्कूल हैं और यदि 33 करोड़ जो छात्र छात्र हैं वो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा हैं। उन 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से संवाद, सीधा संवाद, 1000 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से सीधा संवाद, 45,000 डिग्री कॉलेजों से सीधा संवाद, राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से लगातार संवाद, राज्यों के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशकों से लगातार संवाद, शिक्षकों से, शिक्षाविदों से, वैज्ञानिकों से, समाजशास्त्रियों से, जनप्रतिनिधियों से, हर स्तर पर व्यापक परामर्श हुआ है। और उसके बावजूद भी जो मसौदा तैयार हुआ, उस मसौदे को भी पब्लिक डोमेन में डाल करके उससे सुझावों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 2.25 लाख से भी अधिक सुझाव आए और उसके लिए 20-20 कमेटी विशेषज्ञों की बना करके एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद ये जो अमृत निकला है, ये है नई शिक्षा नीति। ये जो नई शिक्षा नीति है, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने नए भारत के निर्माण की बात की, ऐसा भारत हो, स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और एक भारत हो, उस नए भारत की आधारशिला बनेगी ये नई शिक्षा नीति। और निश्चित रूप में मुझे भरोसा है कि ये पूरी दुनिया में ये ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में भारत में को स्थापित करेगी। और इसलिए देश की आज़ादी के बाद भारत की ये बहुत खूबसूरत शिक्षा नीति आई है, जिसके पूरे देश ने कोने कोने में बहुत व्यापक स्वागत किया है। लोगों के मन में बात उठ रही है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं है एजुकेशन का। एक भारत, एक शिक्षा प्रणाली, ये जैसे आप एक राशन करते हैं, एक नेशन करते हैं, एक टैक्स करते हैं, तो भारत की शिक्षा का भारतीयकरण, यानी कि सारे देश के भारतीय एक ही तरह की शिक्षा पढ़ें, अपनी भाषा में पढ़ें या अंग्रेज़ी में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें। क्या इस नीति से भारतीय शिक्षा का भारतीयकरण होगा या नहीं होगा? देखिए, मैंने कहा ना कि ये भारत की पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो भारत केंद्रित है। और आप कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा नीति की अपनी खूबसूरती है, पूरा देश, ये देश विविधता में भी एकता का देश है। हमारी जो भाषा की आप चर्चा कर रहे हैं, हमारी भाषाएं, भारत की 22 भाषाएं तो अनुसूची 8 में हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, आप उर्दू, हिंदी, संस्कृत,
सहित पंजाबी और उड़िया सहित 22 भारतीय भाषाएं हैं। इन 22 भारतीय भाषाओं के अंदर बहुत खूबसूरती है, बहुत ताकत है, बहुत ज्ञान है, विज्ञान है। उन 22 की 22 भारतीय भाषाओं को और सशक्त करके ये जो मातृभाषा में हम प्रारंभिक शिक्षा लाए हैं, ये यूनेस्को ने भी कहा था, गांधी जी ने भी कहा था, ये वैज्ञानिकों ने भी कहा है, ये विशेषज्ञों ने भी कहा है कि अपनी तभी बच्चे का बहुत तेज़ी से विकास हो सकता है जब वो अपनी मातृभाषा में वो सीखता है, प्रारंभिक जो उसका शिक्षा है। और इसीलिए हम 5वीं तक इसको मातृभाषा में लाए हैं। कोई राज्य 8वीं तक उच्च शिक्षा तक भी अपनी मातृभाषा में उसको ले जाना चाहेगा तो उसको ले जा सकता है। और इस बात की बहुत खुशी है, लोगों में बहुत खुशी है कि ये जो निर्णय है ये उस भारत की अपनी उसकी राज्य की अपनी भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, उस राज्य की जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसको और प्रोत्साहन देने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए और बच्चे का समग्र विकास करने के लिए ये जो कदम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे पूरे देश के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक सवाल और भी उठता है कि 6% की बात बार बार हो रही है। 6% जीडीपी का भारतीय शिक्षा पर खर्च होगा। 1968 के अंदर भी यही बात की गई थी, 1986 के अंदर भी ये बात की गई थी और 2020 में भी की गई। आज हम 4% के लगभग खर्च कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? देखिए, बात सही है कि चाहे वो 68 हो, 86 हो, 92 हो और चाहे वो 2020 हो, लेकिन कितना खर्च किया? यदि उन्होंने 6% बोला तो कितना हुआ? अब जाकर के तो बहुत तेज़ी से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। 4.3 के करीब भी अब जाकर के आए हैं हम। पहले क्या था? और इसलिए हमने 6% तक बोला है। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। और जो सतत विकास का लक्ष्य है, जो यूनेस्को के सतत विकास का लक्ष्य है, उसको भी हम प्राप्त करेंगे। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के इस मिशन में जब जुटेंगे तो निश्चित हम भारत की शिक्षा को उदीयमान शिक्षा के रूप में ला करके और विश्व की ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। हम राज्य और हम मिलकर के इस अभियान को शुरू करेंगे। बच्चों की मांग है, आपने पढ़ा होगा कि जितने विश्वविद्यालय हैं अपनी अपनी नीति अपना रहे हैं। क्यों नहीं आप इस साल कोविड की वजह से नीट और बाकी जी एग्जामिनेशन कंपटीशन हैं उनको पोस्टपोन कैंसिल क्यों नहीं करते कुछ दिनों के लिए? क्योंकि समय नहीं मिला, कोचिंग सेंटर नहीं की, ऐसी कोई प्रणाली है जिसके अनुसार काफ़ी एग्ज़ाम्स आपने पोस्टपोन किए हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी बार बार उसको कह रही हैं हम नहीं पोस्टपोन करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जी और नीट पोस्टपोन करने के अंदर किस तरह की कठिनाइयाँ आपको आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक अभी आपने नीट और जेईई की परीक्षा की बात की है और आपने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय कोई अपनी मनमानी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि ये जो अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है, उस अंतिम वर्ष की जो फाइनल परीक्षा है, उस फाइनल परीक्षा को ज़रूर वो किसी रूप में भी ले, वो ऑनलाइन ले, अब वो मेन लाइन ले, वो ओपन बुक एग्ज़ाम ले, उसको फ्री छूट दी है। विश्वविद्यालय अलग अलग परिस्थितियों में, हिमालय के क्षेत्र में कोई होगा तो कोई दूसरे क्षेत्र में होगा, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार विश्वविद्यालय अपने निर्णय लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जो फाइनल परीक्षा, इसलिए ये निर्णय लिया यूजीसी ने, क्योंकि कल की दिनांक में कोई ये ना बोले कि ये कोविडधारी है और बिना परीक्षा की इसको डिग्री मिली हुई है। ये वर्ष तो चला जाएगा, कोविड का समय तो चला जाएगा, लेकिन उसके आजीवन पर वो जो ठप्पा लगेगा। हम नहीं चाहते हैं कि छात्र के जीवन में इस तरीके का कुछ आए कि वो कोविडधारी कहलाए और उसको कहीं भी जा कर के उसका रास्ता वो बंद करे। वो हम नहीं कर सकते, उसके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए हमने कई बार बढ़ाया, समय बढ़ा रहे हैं। तमाम जो भी छात्र को सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे भी वो कर सकता है, उस तरीके से केवल फाइनल ईयर के लिए शेष की तो हमने व्यवस्था की।
और जहाँ तक जेई और नीट का विषय है, अभी आपने कहा है, अभी मैं देख रहा था कि पहले परीक्षा की तिथियाँ 19 से 23 जुलाई 2020 में जेई मेंस की हमने की थी। अब उसको संशोधित करके 1 से 6 सितंबर कर दिया। अब जेई एडवांस में 23 अगस्त को होना था। इन परिस्थितियों में फिर निर्णय लिया जिसको 27 सितंबर किया है। और जो नीट है, नीट की परीक्षा 26 जुलाई को निश्चित थी, इसको भी जुलाई के बाद अगस्त से भी आगे 13 सितंबर तक कर दिया। और इसलिए जो ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जो उस छात्र के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएं हैं, उन छात्रों के साथ अभी आपने कहा कि वो बाहर नहीं निकल सकता, कोचिंग सेंटर उसके नहीं है, इसमें भी हम छात्र के साथ ताकत के साथ खड़े हुए। आपको मालूम होगा और आपको खुशी भी होगी कि हमने ऐसी परिस्थिति में एक ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग ऐप। ऐसा ऐप दिया जो उनके घर पर ही जा कर के कोचिंग सेंटर हो गया। उसमें सभी प्रकार की उनको सामग्री दी, उनको अपना टेस्ट लेने का भी उसमें मौका दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि लाखों बच्चों ने उस पर उसका उपयोग कर रहे हैं, अपना टेस्ट स्वयं ले रहे हैं ताकि वो पूरी तरीके से ताकत के साथ खड़े हो सकें। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दिया। और हमने कहा था कि जो अन्य प्रदेश अपनी भाषाओं में भी करना चाहते हैं वो अपनी भाषाओं में भी उसको कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हम तो चट्टान की तरह छात्र के साथ साथ हैं, उसका मनोबल हमने कहीं गिरने नहीं दिया है। लेकिन हाँ, जेई नीट की परीक्षा उसके जीवन और भविष्य से जुड़ी हैं। और ये समय जैसे जैसे अनुरूप आएगा, मुझे लगता है कि हम उसकी सुरक्षा के साथ भी हैं और उसकी शिक्षा के साथ भी हैं। हमारे लिए पहले उसकी सुरक्षा है, उसके बाद उसकी शिक्षा है, और ये दोनों ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी के लिए। और इसलिए हम उसका समय भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य की भी हम चिंता कर रहे हैं। इसलिए हम गृह मंत्रालय से और हम स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार परामर्श के बाद कोई अगला निर्णय लेते हैं। आपने काफ़ी परिवर्तन किए हैं, इतने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं 34 साल के बाद। एक अच्छी नीति सरकार ने हमारे सामने रखी है। उसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं कि आपने कहा 5+3+3+4। जब एग्ज़ाम नहीं करेंगे तो आप हो सकता है कि जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते उनको जैसे सर्टिफिकेट दे दीजिए, 1 साल का जो ग्रेजुएशन किया है, किसने 2 साल किया है उसको डिप्लोमा दे दीजिए। जो आपका प्रावधान है बच्चों को अभी से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते थे? उसके अंदर क्या कठिनाई है कि इसी साल से आप नीति डिग्री लेवल पर, हायर एजुकेशन लेवल पर लागू कर दीजिए। आपने प्रभु जी कई सवालों को इसमें जोर दिया है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक पूरा आमूल चूल काफ़ी परिवर्तन हुआ है और क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जो इस देश को ज़रूरत थी। 5+3+3+4 ये पहली बार हमने दिया है। और ऐसा नहीं कि 10+2 कर दिया और ख़त्म हो गए, शुरू से लेकर के और 10 तक कोई सब एक ही पद्धति से चल रहा है, एक ही तरीके से जो है शिक्षा दी जा रही। नहीं, छात्र को उसकी आयु के साथ, उसकी एज के साथ और उसकी शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जोड़ा है हमने। और इसी में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आएगा। और हमने जो बेसिक शिक्षा में परिवर्तन किए, वो बच्चा अपना पूरी तरीके से मूल्यांकन करेगा। 360 डिग्री होलिस्टिक को अपना मूल्यांकन करेगा। वो स्वयं का मूल्यांकन करेगा, वो उसके अभिभावक उसका मूल्यांकन करेंगे, अध्यापक मूल्यांकन करेगा, उसका साथी भी उसका मूल्यांकन करेगा। तो उसको समग्र मूल्यांकन करेगा। और अब उसको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि उसको वो जैसे लिखते थे अंक ये रिपोर्ट कार्ड है, अब उसको प्रोग्रेस कार्ड मिलेगा। कितनी प्रोग्रेस कर रहा है वो, कहाँ पर था, कहाँ गया है, कहाँ पहुँचा है, उसका रास्ता, उसको भी बहुत आनंद आएगा, अनुभूति होगी। और उच्च शिक्षा में जिसको आप कह रहे हैं कि बिना जो है 1 साल में भी उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में डिप्लोमा मिल जाएगा, यह हमने किया। क्योंकि यदि कोई छात्र मानो एमएससी कर रहा है, बीएससी कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है और 2 साल के बाद उसकी ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं जब वो पढ़ाई से छूट रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो वो 2 साल उसके बर्बाद हो जाते थे।
और यदि दोबारा 1 साल बाद वो लौटना चाहता है तो वो वहाँ से वो शुरू भी नहीं कर सकता था। तो ये उसके साथ अन्याय था, उसकी योग्यता के साथ अन्याय था, उसके वक्त के साथ अन्याय था, उसकी मेहनत के साथ अन्याय था। इसलिए हम लोग बिल्कुल नई व्यवस्था लेके आए हैं। इसीलिए तो छात्र आज महसूस हो रहा है, बल्कि जब पुराने लोग मिल रहे हैं वो कहते हैं हमको तो जल्द से हो रही है, पहले क्यों नहीं ये शिक्षा नीति आई थी। अब यदि वो 2 साल में ऐसी परिस्थितिवश छोड़ना चाहता है कि उसको इजाज़त नहीं मिल पा रही कि वो आगे पढ़ पाए, तो 2 साल भी उसके ख़राब नहीं होंगे। यदि 1 साल में छोड़ना चाहता है तो 1 साल में उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि 2 साल में वो छोड़ना चाहता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल में छोड़ना चाहेगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी। और उसके लिए एक डिजिटल लॉकर सुनिश्चित किया है और उसका क्रेडिट बैंक बनाया है। जितना उसका क्रेडिट है उसके बैंक में होगा, और वो चाहे तो दोबारा भी आ करके वो अपने क्रेडिट के हिसाब से वहीं से अपनी शिक्षा आगे शुरू कर सकता है। और डिजी लॉकर्स में उसके संपूर्ण ये जो बैंक है वो जमा है, उसकी क्रेडिट जो बैंक बनेगा, और वो कहीं भी जा सकता है। उसके प्रमाण पत्र को उसको प्रमाणित करने की किसी को ज़रूरत नहीं, ना भटकने की ज़रूरत है। उसको जैसे अपने बैंक से पैसा लेता है वैसे अपने सर्टिफिकेट लेगा और देगा कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये प्रमाणिक सर्टिफिकेट है। और सभी प्रकार के सर्टिफिकेट, अंक तालिका उसको उसके बैंक में होगा। और इसलिए उसकी सुविधा के लिए ये किया है। जहाँ तक आपने कहा कि क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, हमने कुछ चीज़ों को लागू कर दिया प्रभु जी। हमने तो बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि इस मंथन के साथ साथ हम सोचते थे कि क्योंकि ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो बोलती है वो करती है, जो सोचती है वो करके दिखाती है। और इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही नीति के साथ साथ बोलते हुए, विमर्श करते हुए, इसको फाइनल करते हुए, कस्तूरी रंगन जी स्वयं बहुत विख्यात वैज्ञानिक हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तमाम उपाधियों से अलंकृत हैं। और उनकी अध्यक्षता में जिस तरीके से ये काम हुआ है, बहुत गजब का काम हुआ है। और इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ों को साथ साथ में लागू भी कर दिया है, और बहुत तेज़ी से हम इसको लागू करेंगे। और इसके अलावा भी कोई परिवर्तन आप करने वाले हैं? आपने एजुकेशन के अंदर पॉलिसी से हेल्थ एजुकेशन या मेडिकल एजुकेशन को बाहर निकाल दिया, प्रोफेशनल एजुकेशन भी इसके अंदर आनी चाहिए थी, नहीं आई। पर एक गारंटी दीजिए कि भारत के विद्यार्थी विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, 9 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं हमारे विदेशी शिक्षा के ऊपर। आपको लगता है कि नई नीति के अंतर्गत अगले कुछ सालों में अगली जनरेशन जो है विदेशों में जाना बंद कर देगी और वहाँ के लोग भारत के अंदर आना पढ़ना शुरू करेंगे, कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बन जाएंगी? निश्चित रूप में आप भरोसा रखिए और हम ये करेंगे। आपने प्रधानमंत्री जी को कुछ दिन पहले जब वो देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बात कर रहे थे, उनको बधाई दे रहे थे, सभी देश के डिग्री कॉलेज 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य और अध्यापकों से बात कर रहे थे, तब आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि हम में राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है, हमने जो सोचा है उसको हम करके दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा हम चट्टान की तरह आपके पीछे इसको लागू करिए। तो पहली बात तो ये कि हम जो नई शिक्षा नीति, जो ये शिक्षा नीति 2020 है, अद्भुत है, जिसमें आत्मविश्वास है लोगों को, इनको पता है कि वो हम लागू करेंगे ही करेंगे। आपने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य नहीं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में भी आयोग बन करके उसकी दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एम्स और मेडिकल कॉलेज आदरणीय मोदी जी के आने के बाद कितने बने हैं, और अब जो आगे आने वाला समय है उसमें हर लोकसभा तक कैसे करके एक महाविद्यालय हो सकता है मेडिकल का, इस पर भी विचार विमर्श ही नहीं चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम भी चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ वहाँ ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया गया, वो तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक आपने कहा है कि हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं, बात सही है,
और 7.5 से लेकर 8 लाख तक बच्चे जाते हैं। और ये बात भी सही है कि 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ तक निश्चित रूप में भारत का पैसा विदेशों में चला जाता है। तो देश की प्रतिभा भी और देश का पैसा भी देश के काम नहीं आ पाता है। वो फिर प्रतिभा उस देश के विकास में जुटी रहती है जहाँ वो जाती है, और बहुत कम लोग वापस आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले ही कुछ वर्ष पहले जो स्टडी इन इंडिया शुरू किया था, हम उस दिशा में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के लोग आओ, अब हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है शिक्षा का। आप भारत में शिक्षा ग्रहण करो, और स्टे इन इंडिया भी हमने शुरू कर दिया। इन छात्रों को जो बाहर जाते हैं, अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो बहुत छलांग मारने वाली है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस देश में शिक्षा का जो व्यवस्था है, जो उत्कृष्टता है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी में वो श्रेष्ठता को लेकर के जाएगी। अभी IOE में हमने ऐसे संस्थानों को जो विश्व रैंकिंग में बहुत तेज़ी से आगे आएंगे उनको शुरू किया। हमारे विश्वविद्यालय तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे तमाम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आगे बढ़ रहे हैं। और हमने जहां स्पार्क के तहत दुनिया के 127 शीर्ष देशों के साथ पारस्परिक अभी अनुसंधान शुरू किया है, वहीं स्ट्राइड में अंतर विषय शोध किया है। हमने ज्ञान में विदेशी फैकल्टी को यहाँ बुलाया है, लेकिन ज्ञान प्लस में हमारी फैकल्टी भी विदेशों में जाएगी। अभी हमने दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया है, लेकिन वो जब यहाँ आएंगे तो वो हमारी शर्तों के साथ यहाँ पर आएंगे और हमारे भी विश्वविद्यालय दुनिया में जाएंगे। अब हमारा ये छात्र बाहर जाएगा नहीं पढ़ने के लिए, बल्कि अपनी धरती पर पढ़ाई करेगा, यहाँ अपनी संभावनाओं को तलाशेगा। उसकी प्रतिभा को हमने इसलिए IIT में उद्योगों के साथ जोड़ करके नया पाठ्यक्रम तय किया है। हमने 6वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा का सुनिश्चितीकरण किया है। हम दुनिया का पहला देश होंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए स्कूली शिक्षा से शुरू करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि विश्व फलक पर भी आप देखेंगे तो अभी भी आसियान देशों के 10 देशों के 1000 से भी अधिक छात्र हमारे IITs में शोध करने के लिए आ रहे हैं। अब दुनिया का आकर्षण का केंद्र हो रहा है भारत, और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे भरोसा है कि हम ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में भारत को स्थापित करेंगे, और बहुत तेज़ी से करेंगे, और ये होता जा रहा है। जो हमारा शोध अनुसंधान शोध के क्षेत्र में भी हमने NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करके एक नई संस्कृति को पैदा कर रहे हैं। तेज़ी से शोध और अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। चौतरफा हमारा काम हो रहा है। आप ये नहीं कह पाएंगे शायद कि नहीं इस देश में संभावनाएं कम हैं, या उन संभावनाओं को अवसरों में तब्दील नहीं किया जा रहा है। उन संभावनाओं को अवसरों में भी तब्दील किया जाता है, और चुनौतियों को भी अवसरों में हम लोग तब्दील कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो बोला ही है कि जितनी बड़ी चुनौती होती हैं उतने बड़े अवसर भी होते हैं, उतनी बड़ी सफलताएं भी होती हैं। और जो मेरा शिक्षा मंत्रालय है उन चुनौतियों का मुकाबला करके उनको अवसरों में तब्दील करने में रात दिन खपा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। आपने 3 लैंग्वेज फार्मूला जो नेहरू जी के ज़माने चला आ रहा है, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसको लागू करने की एक बात कही, अच्छी बात कही है, पर उसमें कई कठिनाइयाँ आ सकती है। उसका आपने अध्ययन ज़रूर किया होगा। जैसे आंध्र प्रदेश में उन्होंने सारी इंग्लिश कर दिया, प्रीमियम अपना जो एजुकेशन है प्राइमरी में। तमिलनाडु कहता है कि हम 3 लैंग्वेज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। उसका कारण वो लोग ये बताते हैं कि टीचरों की कमी है, रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर इतने टीचर नहीं हैं जो सबको पढ़ा पाएंगे। दिल्ली में तमिल पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे, आंध्रा में हिंदी पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, ये आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? देखिए, हमने ये कहा है कि वो जो प्रदेश है उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो वहाँ पर पढ़ाई करेगा, और स्वाभाविक ही है। प्रदेश में जैसे हमारे यहाँ NCERT है, वहाँ प्रदेश में SCERT है, और स्वाभाविक ही है कि कोई भी प्रदेश अपनी जो उसकी क्षेत्रीय भाषा है, जो उसकी अपनी भाषा है, उसमें पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा, तभी वो भाषा भी जिंदी रहेगी और तभी उस प्रदेश की पहचान भी होगी। तो
ऐसा नहीं है, प्रदेशों में पहले से भी ये व्यवस्था, और जिन प्रदेशों में ये व्यवस्था थी और है, क्या उस प्रदेश के बच्चे पीछे रह जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है। और इसलिए व्यापक परामर्श के बाद ये विषय आया है, और भाषा को किसी पर थोपने का विषय ही नहीं है, किसी पर थोपा नहीं जाएगा। लेकिन आप छात्र को फ्री छोड़िए ना, वो कितनी भाषाओं को सीखना चाहता है। आप एक 5वीं तक उसकी केवल एक मातृभाषा है, और एक भारतीय और भाषा तमिल को इधर पंजाब क्यों नहीं पढ़ सकता, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं पढ़ सकता, मध्य प्रदेश क्यों नहीं पढ़ सकता, तेलुगु को इधर महाराष्ट्र क्यों नहीं पढ़ सकता, महाराष्ट्र को तेलुगु वाले क्यों नहीं पढ़ सकते। ये जो देश एक देश है, ये विविधता में एकता का है। एक भारतीय भाषा, किसी भी भाषा को लीजिए आप, उदाहरण के लिए यदि तमिलनाडु है और बगल में कन्नड़ को लेता है या तेलुगु को लेता है, तो एक अतिरिक्त उस बच्चे को एक अतिरिक्त भाषा मिल जाएगी, अपनी मातृभाषा के साथ एक अतिरिक्त भाषा भारत की मिल जाएगी। किसको भी विरोध हो सकता है इस दिशा में? बच्चों को तो हमने तो उच्च शिक्षा से लेकर नीचे तक आज़ादी दी है, वो किसी भी भाषा को पढ़ सकता है, भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी। इसलिए इसका व्यापक तौर से समर्थन हो रहा है। जिन्होंने भी थोड़ा सा, जिनको शंका आशंका थी, उनकी शंका और आशंका दूर हो गई है। ये भारतीय भाषाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और उस बच्चे को विकसित होने की दिशा में भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार वाली शिक्षा नीति है। ये जो शिक्षा नीति है, ये अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ विश्व की प्रतिस्पर्धा पर जाने वाली शिक्षा नीति है। और इसमें सभी कुछ समाया हुआ है। मेरा छात्र पूरी ताकत के साथ अपने जो खुला मैदान है उसमें दौड़ सकेगा, और ये शिक्षा नीति उसी प्रवेश को लेकर के आई है, और आपको अच्छा लगेगा। देश ने इसका बहुत व्यापक समर्थन किया है। पूरे देश ने एकजुट एक स्वर में इस नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है। मैं उनका भी सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, और मैं उनको भी भरोसा दिलाना चाहता हूं देश के सभी लोगों को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ये परिचायक है, और निश्चित रूप में ज़मीन पर हम जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करेंगे। एक सबसे बड़ा डर लोगों को लगता है कि आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन लोगों को यूनिवर्सिटी को अंदर आने के लिए एक परमिशन से दे दीजिए, ओपन कर दिया यूनिवर्सिटी को। वो लोग प्रॉफिट मेकिंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं, प्रॉफिटियरिंग करेंगे, लाभ कमाने के लिए शिक्षा के इंस्टीट्यूट खोलेंगे। तो भारतीय बच्चों के लिए, भारतीय लोगों के लिए शिक्षा महंगी नहीं हो जाएगी, उच्च शिक्षा जो है? देखिए, हम विदेशी शिक्षण संस्थानों का जो व्यावसायिकीकरण है, अभी जब हम ये लेकर के आए हैं कि दुनिया के शीर्ष जो विश्वविद्यालय वो हिंदुस्तान की धरती पर आ सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 7.5 से 8 लाख तक बच्चा विदेश में जाता है। हम यहाँ रोकना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी विश्वविद्यालय दुनिया की धरती पर होंगे। जो दुनिया की विश्वविद्यालय, शीर्ष विश्वविद्यालय हमारी धरती पर आएंगे, वो हमारे साथ अनुबंधों के साथ आएंगे। हमारे ऐसे अनुबंध होंगे जहाँ वह व्यावसायिकीकरण नहीं करेगा। और हमने उच्च शिक्षा को, आपने अपने शिक्षा नीति में देखा होगा कि हमने कहा हम शिक्षा का व्यावसायिकीकरण नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, बहुत स्पष्ट है। तो ये जो सवाल उठ रहे हैं ये बेकार के सवाल हैं। हम व्यावसायिकीकरण नहीं होने देंगे शिक्षा का, और शिक्षा को जो शिक्षा देना चाहते हैं, जो प्राइवेट क्षेत्र के लोग आना चाहते हैं, उनका भी हम अभिनंदन करेंगे। और उनको हमने ये छूट ज़रूर दी है कि जो उस शिक्षण संस्थान से यदि उनकी कोई बचत होती है तो वो किसी भी शिक्षण क्षेत्र में ही खर्च कर सकते हैं। वो किसी मेडिकल कॉलेज को बनाएं, वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाएं, उसका विस्तार करें। वो ये उनको कहा गया है। तो ये व्यावसायिकीकरण तो नहीं हो सकता, और इसलिए हम उसके व्यावसायिकी, शिक्षा के व्यावसायिकीकरण के सख्त खिलाफ हैं। तो इसलिए दुनिया के जो विश्वविद्यालय भी यदि हमारी यहाँ आते हैं तो वो क्या होगा,
कौन से पाठ्यक्रम वो अचानक नहीं आएंगे और वो अपनी शर्तों पर नहीं आएंगे, वो हमारी भी शर्त रहेंगी। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, बड़े फलक पर हम काम कर रहे हैं। हम विश्व स्तरीय शिक्षा को लेकर के आए हैं। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, हर क्षेत्र में हम विश्व की प्रतिस्पर्धा करेंगे। और इसलिए वो भी विश्वविद्यालय यदि आते हैं तो मेरे छात्रों के लिए कोई प्रतिस्पर्धा में हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ सच्ची बात की, ई एक्सप्रेशन में बिना डर के आपने अपने एक्सप्रेशन व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद।